19वें अध्याय के अंतर्गत हम कार्य क्षमता के ऊपर अपने दृष्टिकोण को रखेंगे। अभी पिछले ही अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम अपनी स्मृति का विकास कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी उच्च मानसिक क्षमताओं का या उन शक्तियों का हम विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य क्षमता का होना बहुत ही जरूरी है। कार्य क्षमता होती क्या है? कार्य क्षमता यानी कि हमारे काम करने की क्षमता। इसका यह अर्थ हुआ कि हम कम समय में बहुत ही सुंदर ढंग से और बिना अधिक ऊर्जा को खर्च किए हुए कितने अच्छे ढंग से उस काम को कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर कार्य क्षमता विकसित है तो निश्चित रूप से जितना हमारे पास समय है उतने समय के अंदर सुंदर ढंग से करते हुए और बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा को लगाए हुए हम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं, हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता का हमें निश्चित रूप से विकास करना पड़ेगा। क्योंकि पदोन्नति के साथ में अन्य कार्य और जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और इस स्थिति में एकाग्रता और कार्य क्षमता में भी कमी आती जाती है। इसको कैसे रोका जाए? यहां पर पदोन्नति का अर्थ केवल हमारे कैरियर से लेकर के नहीं है। जब से हमारा जन्म होता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास में अनेक प्रकार के दायित्व आने लग जाते हैं, अनेक प्रकार की हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आने लग जाती है और उन जिम्मेदारियों के चलते हुए धीरे धीरे हमारी कार्य क्षमता में भी कमी आती है। यह बिल्कुल फैक्ट बात है। इसलिए सबसे पहले यही बात बताई गई है कि जैसे जैसे दायित्व की वृद्धि होती है हमारी क्षमताओं के अंदर भी कमी आ जाती है। उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक तो हमारे ऊपर अधिक जिम्मेदारियों का आ जाना और दूसरा जैसे जैसे हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो शारीरिक क्षमताएं होती है उनके अंदर भी धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ में युवा अवस्था तक व्यक्ति पर पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक दायित्व बढ़ते हैं और जिस अनुपात में दायित्व बढ़ते हैं उस अनुपात में हमारी कार्य क्षमता बढ़ती नहीं। और जब हमारी कार्य क्षमता नहीं बढ़ती है तब हम हमारे उत्तरदायित्वों के अंदर उस सामंजस्य को नहीं बिठा पाते हैं और जब सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तब हमारी जहां कार्य क्षमता की दर घटती है वहीं उस विकास के क्षेत्र में भी हम क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसलिए उस कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके कौन कौन से ऐसे आधार है जिसके द्वारा हम हमारे कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है ज्ञान और एकाग्रता। यदि हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं और उसको हम पूर्ण करना चाहते हैं तो उसका हमें क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तब हम कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। कबीरदास जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आज के व्यक्ति पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। उसके प्रति जितना गुण उनमें आना चाहिए उतना वह चीज उनके अंदर नहीं आ पाती है। साथ ही समय के साथ में अपने ज्ञान को आप अपडेट करते रहिए और यदि अपडेट नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे आज कंप्यूटर का जमाना है तो हमें आज के जमाने में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज यदि एक कोई छोटी भी वैकेंसी निकलती है, यदि हम कोई कलर को लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले ये लिखा होता है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यदि हमें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आज के इस समय में हम निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमारे आसपास में क्या घटित हो रहा है, क्या नवीनतम चीजें आ रही है, क्या नवीनतम आविष्कार हो रहे हैं और समाज और हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए कार्य हो रहे हैं, उस ज्ञान को हमेशा अपडेट रखिए। या जिस क्षेत्र के अंदर है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और अपने कार्य के क्षेत्र के अनुसार आप अपने उस ज्ञान को हमेशा अपडेट बनाए रखिए। और किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। और यदि वह एकाग्रता नहीं है तो हम उस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओलंपिक के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी पहुंचते हैं, वो
कई सारे प्रतिस्पर्धाओं को पार करते करते उस ओलंपिक तक पहुंचते हैं जो उनका एक सपना होता है। और यदि कोई एक शूटर होता है और उसकी यदि एकाग्रता नहीं है तो वहां तक पहुंचने के बाद में भी वह फेल हो जाएगा, क्योंकि यदि अपने उस लक्ष्य को उसको भेदना है तो निश्चित रूप से उसके अंदर उस एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर एकाग्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आता है हमारा मानसिक प्रशिक्षण, यानी कि हम अपने आप को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करें। और मानसिक प्रशिक्षण का अर्थ है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं मन उसी कार्य में लगा रहे, अन्य बातें उस समय दिमाग में नहीं आए। और इस हेतु अपने आप को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। और जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान तो इसी के ऊपर जोर देता है। वह भावक क्रिया की, जागरूकता की, एकाग्रता की जितनी भी वह बातें कर रहा है वो इसी के लिए कर रहा है कि आप वर्तमान में जियो और जो काम कर रहे हैं वह वर्तमान में रह करके करो, इधर उधर भटको मत। और वर्तमान में रह करके यदि हम उस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से वह सफलता हमें मिलेगी। उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, लेकिन उसके लिए वह मानसिक एकाग्रता होनी हमारी बहुत ही जरूरी है। और जब तक मानसिक एकाग्रता नहीं होगी, मन चंचल रहेगा, श्वास के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। और मानसिक एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की जहां काम के अंदर रुचि पैदा होती है वहीं उस काम को वह कम समय में और सुंदर ढंग से भी कर पाता है। क्या करें उस मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए? इसके लिए बहुत ही अच्छा जो प्रेक्षा ध्यान के अंदर प्रयोग बताया गया है वो प्रयोग है हमारा श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा जिसके अंतर्गत हमें केवल हमारे आते जाते श्वास को देखना है। जब आते जाते उस श्वास को देखेंगे तब श्वास हमारा क्या बन जाएगा? श्वास हमारा आलंबन बन जाएगा। और जब हमारा श्वास आलंबन बन जाएगा तब हमारी एकाग्रता, मानसिक जो एकाग्रता वह अपने आप सध जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे जो विचार है वह इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा हमारे उस श्वसन तंत्र को जानना जरूरी है और किस प्रकार से हमें वैज्ञानिक तरीके से श्वास लेना चाहिए। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है और उस चित्र के अंदर हमारे दोनों लंग्स, जो हमारे दोनों फेफड़े हैं वो बताए गए हैं। जब हम श्वास लेते हैं तब वो फेफड़े फूलते हैं और जब हम उस श्वास को छोड़ते हैं तो ये हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं। जब हम श्वास परीक्षा करते हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि श्वास लेते समय हमारी पेट की मांसपेशियां फूल रही है और छोड़ते समय हमारी पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। यदि उल्टा चल रहा है तो वो गलत है, उसको हमें सही करना है। और उस उल्टे चलने के कारण से या 1 मिनट के अंदर ज्यादा श्वास प्रश्वास लेने से हमारा मन उतना ही चंचल हो उठता है, उतने ही हम आवेग और आवेशों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से श्वास लें। और जब वैज्ञानिक तरीके से हम श्वास लेंगे तब हमारी एक तो जो ये कॉलर बोन है जिसको हम हंसली की हड्डी कहते हैं, कॉलर बोन, उसके बाद में जो हमारी रिब्स है और इन फेफड़ों के नीचे एक होता है जिसको हम बोलते हैं तनुपट, इनको हम काम में लेते हैं। जब श्वास भरेंगे तब हमारे फेफड़े फूलेंगे, फेफड़ों को स्पेस मिलेगा ऊपर और नीचे जाने के लिए, वो तनुपट के ऊपर दबाव देंगे जिससे हमारा पेट बाहर निकलेगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि श्वास पेट में थोड़ी जाता, पेट में नहीं जाता है, लेकिन जब फेफड़े तनुपट के ऊपर दबाव डालते हैं और तनुपट को जो स्पेस पेट में मिलता है वो उसके ऊपर दबाव डालता है और हमारा पेट बाहर आता है। यह श्वास प्रश्वास की हमारी सही क्रिया है। एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास हम हमारे ज्ञान को बढ़ा करके कर सकते हैं। जितना हम साहित्यों का अवलोकन करेंगे, जितने हम हमारे ज्ञान के अंदर अभिवृद्धि करेंगे, जितना हम अध्ययन करेंगे, उतना ही हमारी एकाग्रता का धीरे धीरे विकास होगा। और तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिलत पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करने से जो एक जड़ बुद्धि व्यक्ति होता है वह भी बुद्धिमान, जीनियस जिसको बोलते हैं, वह बन सकता है। कहते हैं
कि जो एडिसन था, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उसको उसके टीचर ने बाहर निकाल दिया था कि वह पढ़ाई के अंदर बहुत कमजोर है और अपने जीवन के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मां ने उसको मोटिवेट किया, और वही एकमात्र ऐसा महान वैज्ञानिक हुआ जिसने सबसे ज्यादा जिसने क्या किए, आविष्कार किए, बल्ब जैसे आविष्कार किए, जिसको रात का सूर्य कहा जाता है। रात का सूर्य कौन है? एडिसन है, जिसने रात में क्या कर दी थी? रोशनी पैदा कर दी थी। इसलिए अभ्यास से जो असंभव काम होता है वह भी संभव हो जाता है। और वही एक एडिसन था जब बल्ब का आविष्कार कर रहा था, तो कहते हैं वह उसके अंदर 10,000 बार असफल हुआ था। लोग उसके ऊपर हंसते थे और उसको कहते थे कि यह कितना बड़ा बेवकूफ है। लोगों ने कहा कि भाई यार, तुम 10,000 बार असफल हो गए हो, इससे तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा कि जब मैं 10,000 बार असफल हुआ तो हर बार यही सीखा कि वह गलती मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है। और एक दिन उसने उस बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो इस प्रकार से अभ्यास के सामने सारी चीजें फेल हो जाती है। हम निश्चित रूप से उस चीज में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन इसके लिए उस अभ्यास की निरंतरता बहुत जरूरी है। एडिसन 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार फेल हुआ, हिम्मत नहीं आ रही, अपने उस अभ्यास की निरंतरता को उसने नहीं तोड़ा, लगातार उसमें वह लगा रहा और एक दिन उसको सफलता मिल गई। तो ठीक इसी प्रकार से हम हमारी उस निरंतरता को बरकरार रखते हुए हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा संकल्प कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मन के अंदर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ जाए, कोई व्यवधान आ जाए, संसाधनों की कमी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे अपने अभ्यास को बीच में रोकना नहीं है। दीर्घ श्वास की प्रयोग विधि, जैसा कि बच्चों इस चित्र में दिखाया हुआ है कि जब हम श्वास को लेते हैं तब हमारा पेट फूलता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर सिकुड़ता है। श्वास को लेते समय एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि हमारा श्वास लयबद्ध होना चाहिए। लयबद्ध यहां पर होने का अर्थ है कि आप श्वास को लेने में जितना समय लगाते हैं उतना ही समय श्वास को बाहर छोड़ने में भी लगाएं। इससे उस श्वास की एक रूपता बनी रहेगी। उससे आपका चित्त, आपका मन, आपके विचार शांत होंगे और आपकी एकाग्रता का विकास होगा। तो इस प्रकार से प्रेक्षा ध्यान के इन छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा हम इनको पूरा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर के अंतर्गत अब अंतिम जो अध्याय आ रहा है, 20वां अध्याय, वह हमारे अभिव्यक्ति कौशल का। आज पूंजीवाद का जमाना है। आज हर क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा है, होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। हर कोई यह चाहता है कि मैं सबसे आगे निकलूं। हर कोई अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने में लगा हुआ है। हर कोई यह चाहता है कि उसका उत्पाद सबसे ज्यादा बिके। और इस आज की कठिन और जटिल प्रतिस्पर्धा के अंदर जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है हमारी अभिव्यक्ति, हमारी कम्युनिकेशन स्किल। यदि कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास में नहीं है तो हम आज की इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि जिसकी यह अभिव्यक्ति कौशल अच्छा होता है वह व्यक्ति अपने उत्पाद को हर किसी भी परिस्थिति के अंदर वह उसको मार्केट के अंदर बेच देगा, वो पैसा कमा लेगा। और यदि किसी के अंदर अभिव्यक्ति कौशल नहीं है और उसका उत्पाद बहुत अच्छा भी है तो भी वह अपने उत्पाद को क्या नहीं कर सकेगा, सेल नहीं कर सकेगा। इसलिए आज के इस दौर के अंदर अभिव्यक्ति कौशल का होना बहुत ही जरूरी है। और यदि हमारे पास में वह अभिव्यक्ति कौशल है तो आज हम हर क्षेत्र के अंदर सफल हो सकते हैं। अभिव्यक्ति कौशल की यदि हमें स्वरूप के ऊपर प्रकाश डालें तो कुछ एक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो एक अच्छा अभिव्यक्ति कौशल से युक्त व्यक्ति होता है वो यह जानता है
कि उसे आगे वाले व्यक्ति को क्या कहना है। वो श्रोताओं को अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करने में सक्षम होता है, वह श्रोताओं से तादात्म्य बनाने में कुशल होता है, वह श्रोताओं की पसंद और रुचि को जानता है, वह अपने वक्तव्य और विषय वस्तु का सावधानी से चुनाव करता है, वो अभिव्यक्ति कौशल में दक्ष होते हैं। ऐसे व्यक्ति वे कब और कहां, कब क्या कहना है, कितनी मात्रा में कहना है, इस प्रकार से वो शब्दों का अच्छे ढंग से चुनाव भी करते हैं। वे अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट, संक्षिप्त और समय के अनुकूल बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वो वक्ता के साथ में वो अच्छे श्रोता भी होते हैं, सुनने की क्षमता भी उनमें अच्छी होती है, वो अपनी एकाग्रता को बनाए भी रखते हैं। तो इस प्रकार से यह एक जो वक्ता होता है उसके अंदर ये सारे के सारे गुण या विशेषताएं देखने को मिलती है। अभिव्यक्ति के कारक तत्व कौन कौन से हैं, एक अच्छी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। सौहार्दपूर्ण व सहयोगात्मक संबंध, यदि हम अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे किसी एक व्यक्ति को कह रहे हैं, चाहे हम समूह के अंदर किसी को बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी समूह के मान लीजिए लीडर है और एक पूरे के पूरे समूह को हम संभाल रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो पहला दायित्व बनता है या हमारा जो पहला गुण है वो ये होना चाहिए कि सबके साथ में हमारा जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हमें उस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए कि हम सभी का क्या कर सकें, सहयोग कर सकें। यह नहीं कि एक व्यक्ति या उसका तो हम सहयोग कर रहे हैं और दूसरे को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इससे हीन भावना और जो नकारात्मक विचार होते हैं वो पैदा होते हैं। खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप कहीं पर खड़े होकर के बोल रहे हैं तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अपने श्रोताओं को बांध सकें। यह नहीं कि आप तो अपना भाषण दे रहे हैं या अपनी बात को बताने जा रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहा है, और वो हावी तभी होगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। स्पष्टता, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखिए। स्पष्ट रूप से रखने पर यहां पर दो चीजें हो सकती है। एक तो जो सामने वाला जो सुन रहा है उसके बाद स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। दूसरी स्पष्टता इस बात की भी होनी चाहिए कि जो बात आप बताने जा रहे हैं वह सत्य है या नहीं है, या उसमें कुछ मिलावट करके आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। ग्रहण क्षमता, आप एक अच्छे वक्ता है, अच्छे वक्ता होने के साथ में ग्रहण करने की भी आपके अंदर अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण रखिए। मान लीजिए आप बता रहे हैं और सामने वाला एग्रेसिव हो रहे हैं, या सामने 50 लोग बैठे हैं और उनको आप बात बता रहे हैं और लोग बाग बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। उस समय आक्रामकता या आवेश में आने की अपेक्षा अपनी मृदु और सरल वाणी में उनको समझाने की कोशिश कीजिए। संवेगों के ऊपर नियंत्रण का होना बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर सीखने की भी इच्छा होनी चाहिए। अपने नॉलेज को अपडेट रखिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे, जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा, जितना आपका अनुभव बढ़ेगा, उतनी ही बात आप आगे भविष्य के अंदर लोगों के सामने प्रकट कर सकेंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप अपनी बातों में, आप अपने जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, आप जो कुछ भी उनको आप बात बता रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से आप प्रामाणिक रहिए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो मीडिया है या दूसरे प्रकार के जो लोग हैं या जो नेता लोग होते हैं और वो जो बात कहते हैं, उनकी बातों के ऊपर पूर्ण रूप से लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने आप में प्रामाणिक नहीं होते हैं और उसके चलते उनकी बातों के ऊपर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। अभिव्यक्ति की दक्षताएं, अभिव्यक्ति की दक्षताओं का यहां पर अर्थ है कि ऐसे कौन कौन से प्रकार है या किन किन तरीकों से हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उनके अंदर सबसे पहले आती है
निर्देशात्मक अभिव्यक्ति, जिसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। और इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति होती है, उस अभिव्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया, विशिष्ट व्यवहार या विशिष्ट मूल्यों का निर्देश किया जाता है। इसी प्रकार से जो सूचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, इसमें सूचनाओं की अभिव्यक्ति से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है एवं स्वतंत्र चिंतन की क्षमता को अर्जित करने में व्यक्ति सफल होता है। इसी प्रकार से चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति, चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति के अंदर विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। सत्य को मृदु कहने से भी वह सामने वाले व्यक्ति को आघात पहुंचाने वाला हो सकता है, क्योंकि जो चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति होती है उसके अंतर्गत नकारात्मक दृष्टिकोण के व्यवहार को बदलने के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति को यूज में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इसलिए अपने शब्दों का, अपनी बात को, कि वह सत्य है असत्य है या उसके व्यवहार में किस प्रकार का हमें परिवर्तन लाना है, उनको ध्यान में रख करके कि सामने वाले को किसी भी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचे, अपनी अभिव्यक्ति को देना चाहिए। फिर है विवेचनात्मक अभिव्यक्ति। यह जो अभिव्यक्ति है, यह अधिकतर हमारी जो मानसिक समस्याएं होती है उनको बाहर विरेचित करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए काम में ली जाती है। और अधिकतर आज के समय व्यक्ति को तनाव से मुक्त करने के लिए इस अभिव्यक्ति को काम में लिया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह भी इस अभिव्यक्ति को काम में लाते हैं। फिर आता है जैसा कि प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति। किसी व्यक्ति को हमें क्या करना है? हमें मोटिवेट करना है, उसके लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति काम में ली जाती है। किसी को यदि हमें सहयोग देना है तो सहयोग के लिए इस प्रकार के संप्रेषण या अभिव्यक्ति को काम में लिया जाता है। यदि हम सार्वजनिक रूप से भाषण देना चाहते हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं उसमें हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं, कम नॉलेज रखने वाले भी हैं, और उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बात को उनके सामने रखना है। तो उसके अंदर जो वो हम भाषण दे रहे हैं उसकी हमारे पास में कला होनी चाहिए। उसके लिए जिन बिंदुओं की हमें ध्यान में रखना है, एक तो हमारी वक्तव्य की तैयारी, यानी कि सबसे पहले हमें अपने वक्तव्य को तैयार करना है, और वही वक्तव्य अच्छा होता है जिसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है, दूसरों की रुचि को बनाए रखा जाता है एवं दूसरों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य की हमें क्या करनी चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। फिर है श्रोता की पहचान। श्रोता की पहचान यानी कि श्रोता आपसे क्या चाहता है, वह क्या सुनना चाहता है। श्रोता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे लोगों के बीच में चले गए कि मान लीजिए वो गांव के लोग हैं और आप जो बता रहे हैं और उनके समझ में कुछ आ भी नहीं रहा है, या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। सामग्री का संगठन, आप क्या बताना चाहते हैं, किस विषय के बारे में आप बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए किन्हीं उपकरणों की आवश्यकता है, तो वह सारा साजो सामान हमारे पास में होना चाहिए। आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आपको कोई ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, आपको लैपटॉप की आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता, आपको माइक की आवश्यकता है, वह सारी सामग्री आपके पास में होनी चाहिए। जो आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, जो आप अपना भाषण दे रहे हैं, उसमें रोचकता होनी चाहिए, लोगों के अंदर रुचि पैदा हो। यदि वो सुन रहे हैं तो उसमें उनको बोरियत नहीं लगनी चाहिए। आपको अपनी बात को भी पहुंचाना है, आपको अपनी बात को पहुंचा करके सफल भी होना है, लेकिन उस बात को आप उस प्रकार से रखिए कि यदि आप 1 घंटे तक भी बोलते जा रहे हैं लेकिन लोगों का आपको सुनने में मन लगा हुआ है, आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग है, छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटे छोटे ऐसे विषय से संबंधित चुटकुलों को उसमें शामिल करके भी हम रोचकता को पैदा कर सकते हैं। हमारी जो प्रस्तुति है वह प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। वक्तव्य के प्रारंभ और अंतिम चरण में वक्तव्य का सार या अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश श्रोता तक पहुंचाना चाहिए। अच्छी अभिव्यक्ति के लिए कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और उन बिंदुओं के ऊपर यदि गौर किया जाए, हम लोगों, प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि
टीवी के अंदर भी देखते हैं या आमने सामने भी आपने देखा होगा कि लोग बाग जब अपना भाषण देते हैं तो किस प्रकार से खड़े रहते हैं, उनका बोलने का जो तरीका होता है वह किस प्रकार का होता है। वह जब अपने वाक्यों को बोलते हैं तो किन वाक्यों के ऊपर जोर दे रहे हैं या किन शब्दों के ऊपर वो जोर दे रहे हैं, कब वो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, कब वो धीमी आवाज में बोल रहे हैं, कब वो गंभीर मुद्रा को बना करके बोल रहे हैं, कभी वो हंस करके बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम विषय में आगे बढ़ते हैं, अपने वक्तव्य में आगे बढ़ते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी बिंदुओं को भी हमें ध्यान में लाना चाहिए। अच्छी अभिव्यक्ति के कौन से ऐसे बिंदु है जिनको हम निषिद्ध बिंदु कह सकते हैं या जो उसके अंदर व्यवधान पैदा करते हैं। एक तो कि बिंदुओं को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए, अनावश्यक तथ्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अधिक भावुक भी नहीं होना चाहिए, बातों को कभी भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहिए, भाषा में अनुचित या व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करें, मंच पर जाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मंच पर चले गए और फिर आपके हाथ पांव फूल गए, शरीर कांपने लग गया है। श्रोताओं का समय भी हमें खराब नहीं करना चाहिए, आवाज में अप्रियता और अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और सुस्ती और मंदी नहीं आनी चाहिए। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब वह हमारा वक्तव्य अच्छा वक्तव्य नहीं माना जाएगा। जब हम कोई भी अपनी बात किन्हीं लोगों के सामने जब हम रखते हैं तब हमारी शारीरिक स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। एक तो हमारी आती है मुद्रा, यानी कि विश्रामदायक और आराम की स्थिति में होना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा तन करके खड़ा होना चाहिए, और नहीं एक्सेस यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हाथ पैरों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज को समझाने के लिए कभी इतना ऊपर हाथ ले जा रहे हैं, कभी उतना ऊपर हाथ ले जा रहे हैं। इस प्रकार की भी हमारी जो ये भाव भंगिमाएं हैं यह नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अभिवादन का अपना तरीका होना चाहिए, अच्छे ढंग से अभिवादन करना चाहिए। हम देखते हैं कि बाहर के देशों के अंदर जो बॉक्सिंग है या कुश्ती का अखाड़ा है या इस प्रकार से जो गेम्स खेले जाते हैं या कराटे जहां पर होते हैं, तो एक तो अभिवादन का तरीका होता है कि कोई खिलाड़ी आएगा और हाथ जोड़ करके अभिवादन करेगा, लेकिन बाहर के लोगों को हम देखते हैं वो क्या करेंगे, हाथ यूं हिलाएंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। ये एक अच्छी अभिव्यक्ति नहीं है। मंच पे जैसे ही आप आते हैं आपकी अभिव्यक्ति, आपका जो अभिवादन है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए और सौम्य होना चाहिए। जो हमारे हाथ है, हाथों की जो मुद्राएं हैं उनका विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनसे हमारा बराबर दृष्टि संपर्क होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के सामने हम देख रहे हैं और पूरा जो हमने भाषण दिया है उसी एक व्यक्ति को देखने में हमने सारा समय लगाना चाहिए। हमारा जो आई कांटेक्ट है आगे से लगा करके पीछे तक जितने लोग बैठे हैं उन सब के साथ में हमारा दृष्टि संपर्क बराबर बना रहना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि बोलने वाला हमारी तरफ भी ध्यान दे रहा है। हमारी जो पोशाक है वह शालीन होनी चाहिए, अच्छे ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए होने चाहिए। उन वस्त्रों में भी रंगों का आदि का हमें जो चयन है वो अच्छे ढंग से करना चाहिए। भड़काऊ चमकीले इस प्रकार के वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए। आवाज के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा तेज आवाज हो, बहुत धीमी आवाज हो कि पीछे वाले को सुनाई ही नहीं दे। स्पष्टता आवाज के अंदर होनी चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग उसके ऊपर नहीं होना चाहिए या आवेग आवेश में आकर के अपनी आवाज के ऊपर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर हमें जोर देने की आवश्यकता पड़ती है, जिनको लोगों तक हमें पहुंचाना है, जो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार के शब्दों और वाक्यों के ऊपर विशेष तौर से हमें बल देना चाहिए। और भाषण की तैयारी के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी कि जो हम भाषण तैयार करें उनमें कुछ एक बातों का और जो हमें ध्यान रखना चाहिए उसके अंतर्गत आते हैं कि विषय के अनुसार अपने विचारों को पूर्ण रूप से लिख लें, उन्हें क्रमवार कर लें, भाषण को कभी भी रटे नहीं।
ये नहीं कि कागज में लिख करके ले आए और उस कागज में देख करके और पढ़ते जा रहे हैं। बिंदु नोट करने चाहिए, कुछ एक बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको कागज में नोट कर लीजिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उनको देखते हुए लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। पूर्वाभ्यास अवश्य कर लें और ज्यादा उच्च स्वर में और ज्यादा निम्न स्वर में भी नहीं बोलना चाहिए। श्रोता समुदाय पर अपनी नजर को जमाए रखें। भाषण का प्रारंभ और अंत सौम्यता और विशिष्टता के साथ में करें और दर्पण के सामने भी पहले स्वयं का अभ्यास करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम अपने अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ा सकते हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपका जो यह बीए तृतीय वर्ष का एक पेपर यही समाप्त होता है और इस पेपर के अंत में कुछ संदर्भ ग्रंथ सूची रखी गई है, जिसके अंदर बहुत सारी किताबें भी इसमें रखी गई है। ये वो किताबें हैं जो आपके ज्ञान में और वृद्धि करेंगे और इस पुस्तक के अंदर जितनी भी बातें रखी गई है उनको और विस्तार से यदि आप समझना चाहते हैं तो इन विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का हम अध्ययन करके अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आपकी यह पेपर समझ में आया होगा।